नमस्कार मित्रों, आज चंडीगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। हमने विशेष रूप से अजय जी को रिक्वेस्ट करी थी कि इमरजेंसी का दिन है आज। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 की रात को और आज नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी है, प्रधानमंत्री हैं और वो संविधान की हत्या का दिन मना रहे हैं। दर्शक मित्रों को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो यहां पर उनके पुरोगामी और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के पहले मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने उनके लिए अघोषित इमरजेंसी लाने वाला आदमी ऐसे शब्द प्रयोग किए था। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो संविधान के हिसाब से घोषित इमरजेंसी लगाई थी, मगर गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो केशुभाई के ये शब्द है कि नरेंद्र मोदी अघोषित इमरजेंसी लगाए हैं। और आज देश में जो माहौल है उसको भी अघोषित इमरजेंसी के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। और आज हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी, आप हमें बताएं कि घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी, श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी, इसमें क्या फर्क है और लोकतंत्र का क्या हो रहा है, ये आपसे ही हम सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है सीधू ने सक में। जी नमस्कार हरि भाई और सभी दर्शकों को हमारे बहुत बहुत नमस्कार। और सच तो ये है, इमरजेंसी तब थी कि अब है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस समय की इमरजेंसी के समय में तो मैं छोटा था, तो सिर्फ पढ़ा लिखा है। उसके बारे में अपने पिताजी से जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर हुए, तो उनसे तमाम उस समय के किस्से जानने को मिलते हैं। और इत्तेफाक से वो बिल्कुल नए नए अफसर थे, तो उनका करियर ही उसी समय शुरू हुआ था। तो 1975 में ही उन्होंने अपना जॉब शुरू किया था। तो इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें उनसे मुझे जमीनी हकीकत कुछ पता चली। कुछ दूसरा जो चीजें मेरे ग्रैंडफादर और दूसरे लोगों से पता चली, तो मैं उन्हीं एक्सपीरियंस को आपसे साझा करूंगा और उस नॉलेज को साझा करूंगा। और आज क्या हालात हैं जो निजी तौर पे भी जान रहा हूं, तमाम स्टडीज हैं, उनको लेके बात करूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, इसी से शुरू करते हैं। पत्रकारिता को जहां रोक दिया जाए वह इमरजेंसी होती है। अब मैं आता हूं आज की स्थिति पे, उसके पहले चला जाता हूं 1975 में जब लगाई गई, तो कुल मिला के आपकी पूरी इमरजेंसी। आवाज जिगजैग हो रही है अजय जी, आपकी आवाज जिगजैग हो रही है। आई आवाज आई? आवाज आवाज कट होकर आती है। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ गड़बड़ है लगता। रुकिए, मैं दूसरा नेटवर्क लेता हूं। नहीं, अभी अभी आपकी आवाज ठीक हो रही। ठीक है आवाज? इमरजेंसी का दिन है ना अभी। आवाज ठीक है? अजय जी, आपके यहाँ का कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है।
अजय जी। हाँ जी हाँ, आवाज आ रही है? अभी अभी आवाज आ रही है। आ रही है। तो मैं उसी से फिर से जी आता हूं कि जी जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उस वक्त जो इमरजेंसी के पीरियड को जिसे भाजपा के लोग आज काला अध्याय कह रहे हैं, तो पहले तो मैं इस पे कहूंगा कि उस समय टोटल पत्रकारों पे जिन पे कार्रवाई हुई थी वो 200 थे। राउंड फिगर में 200 कह रहा हूं, वो 200 थे। अब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2019 तक की यदि बात कर लें, सिर्फ 19 तक की, तो आप ये देख लिए 427 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे गंभीर धाराओं में, जिनमें राष्ट्रद्रोह के भी मुकदमे थे। और जी इमरजेंसी के समय किसी भी पत्रकार के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। नंबर एक, किसी को मीसा में गिरफ्तार किया गया, किसी को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया, किसी को प्रेस सेंसरशिप का जो कहा जा रहा था उसके नाम पे जो उसके नियम बनाए गए थे उन नियम को पालन न करने के कारण गिरफ्तार किया गया। ना कि किसी को देशद्रोही बताया गया, किसी को कुछ और बताया गया। किसी एक भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो शोध रिपोर्ट है स्वतंत्र पत्रकारिता की स्थिति ये रही कि उस समय में तमाम हत्याएं हुई, और उन हत्याओं का यदि देखें तो जो हत्याएं हैं वो 47 हुई। अब आप सोचिए 2019 तक। अब 2019 के बाद में ये देख लीजिए, 2019 से 2021 तक का जब हम देखते हैं तो उस दौरान 256 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, और उस दौरान 48 पत्रकारों की हत्याएं, यानी 90 के से ऊपर पहुंच गई। और इसके बाद में यदि हम अभी हालिया रिपोर्ट को देखें तो उसके मुताबिक 2024 तक जो 10 साल के दौरान जो पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह के सहित और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के नाम पर जो एफआईआर दर्ज की गई वो 427 थी। तो यानी अब आप ये समझ लीजिए कि इस स्थिति में और उसके बाद में मर्डर और दूसरी चीजें, इसके साथ साथ पत्रकारों का चरित्र हनन करने का काम किया गया और उनके खिलाफ तमाम तरह की वह आरोप लगाए गए। उसके बाद में उत्पीड़न में जो सबसे बात है, एफआईआर के अलावा बार बार उन्हें समन करके परेशान करना, जब्ती करना और दूसरी चीजें हुई वो हुई। इसके अलावा अदालतों में केस को लंबित रखने की प्रक्रिया सरकार ने करवाई, वो एक बड़ी चीज है, और इसी तरह से दंडात्मक कार्रवाई हुई। अब इसका नतीजा क्या होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत दुनिया के सबसे पीछे के देशों में आ गया, और उस स्थिति में 151 नंबर पे भारत खड़ा है, 151 पे। यानी सर एक बात बताइए कि इसके बाद आप क्या कहेंगे कि उस समय सेंसरशिप थी या इस समय सेंसरशिप है? अब आता हूं कि आज हो क्या रहा है। आज जितने ईडी ने केसेस रजिस्टर किए वो खुद डेटा बताता है कि 97% वो विपक्ष के ही नेता है, कोई पक्ष का नेता नहीं। पहली बात, जबकि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पा रहे, इक्विटल बहुत ज्यादा है, कन्विक्शन बहुत कम। तो यह इस बात को बताता है कि यानी अधिकतर तो निर्दोष हैं, उन पर सिर्फ केस को फंसाए रखने, डराए रखने के लिए ये सब साजिशें रची जाती। आप इसका उदाहरण देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब तक 39
मुकदमे हो चुके हैं। अब जिसके खिलाफ 39 मुकदमे हो चुके हों, क्या ऐसा राहुल गांधी ने अपराध कर दिया, यह समझ में नहीं आता है। उन्होंने किसका क्या छीन लिया, लूट लिया, क्या कर दिया, किसका पीस वो कर लिया, और जो भी कुछ है वो आप देख लीजिए। और ये सारे मुकदमे भाजपा के लोगों ने ही कराए, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं जो कोई और कराए, भाजपा आरएसएस के ही लोग हैं जिन्होंने कराए। अब आता हूं इंदिरा जी के समय में क्या। इंदिरा जी के समय में किसी भी नेता के खिलाफ 1975 में जब लगाई गई इमरजेंसी, एक भी नेता के खिलाफ एफआईआर जो है देशद्रोह की नहीं दर्ज हुई थी। एक भी नेता के खिलाफ कोई फर्जी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ था। उस समय लोग मीसा में गिरफ्तार हुए या शांति भंग की आशंका में और उसमें निरोधात्मक कानून के तहत गिरफ्तार। तो यह इस बात को दर्शाता है किसी को फंसाया नहीं गया, किसी को प्रताड़ित उस ढंग से नहीं किया गया। जयप्रकाश नारायण समेत तमाम नेता थे जिन्हें घर पे ही कैद रखा गया, जिन्हें कोई जेल में नहीं रखा गया, घर पे ही कैद रखा गया। अब आता हूं भाऊराव देवरस, जो इनके आरएसएस के संघ प्रमुख थे, उन्होंने 3 बार जेल से चिट्ठी श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखी और जी बाला साहेब देवरस, बाला साहब देवरस इंदिरा तो गांधी को समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी थी। जी तो उन्होंने, बाला साहब देवरस ने 3 चिट्ठियां लिखी और 3 चिट्ठियों में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह एक अनुशासन है, कड़ा अनुशासन है, यह उचित था और हम इसकी वो करते हैं। जब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने उनके मुकदमे में उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि उनका चुनाव सही था, तब उन्होंने बधाई की भी चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा यदि आप हमें मौका दे दें तो हम आकर के आपके साथ खड़े होकर राष्ट्र निर्माण में आपके सहयोगी बनेंगे, हम वो नहीं करेंगे। बड़ा स्पष्ट लिखा। इंदिरा जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने 2 चिट्ठियां विनोबा भावे को लिखी और विनोबा भावे से कहा कि इस पर आप इंदिरा जी से कहिए, हम उनके साथ खड़े होंगे, हमारा पूरा संगठन साथ खड़ा होगा, हमें एक मौका तो दे दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की और उसका नतीजा यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ा गया था। इसी तरीके से कुछ और नेताओं को छोड़ा गया था जिन्होंने इसे कहा कि हां बिल्कुल सही है। और इसके बाद में जब वो वर्धा आ रही थी इंदिरा जी, तब फिर विनोबा भावे को देवरस ने चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो आ रही हैं आपके पास, उन्हें समझाइए। तो आप ये देख लीजिए, जो ये कहते रहे हो वो आज कह रहे हैं उन्हीं के जो वंशज हैं, वैचारिक वंशज, वो कह रहे हैं कि साहब इमरजेंसी ऐसी थी वैसी थी। उस समय जब संजय गांधी ने इस देश की जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे जो शक्ति अपनाई, उसका ये समर्थन कर रहे थे। जब दिल्ली में बुलडोजर चला कुछ जगहों पे, कुछ कॉलोनियों पे, बस्तियों पे, तो ये उसका समर्थन कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं, मैं उसको जायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मानता हूं कि निश्चित रूप से इमरजेंसी में कुछ निश्चित रूप से ज्यादतियां भी हुई होंगी और निश्चित रूप से होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, तो मैं जानता हूं कि कई बार असली अपराधी को पकड़ने के चक्कर में 2-3 जबरदस्ती पिट जाते हैं। तो उस तरह से कुछ चीजें हुई होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए इंदिरा गांधी दोषी नहीं थी। वो किसी भी स्थिति में होता है। पहली बात, जी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं इसमें सप्लीमेंट करना चाहता था कि
इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के चीफ ने और वाजपेयी ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। ये लेख, दो लेख डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू और फ्रंटलाइन, हिंदू ग्रुप का ही मैगजीन फ्रंटलाइन, उसमें 2000 में लिखे थे। और आज तक उन्होंने, क्योंकि मेरी भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात हुई है, उन्होंने कभी वो वापस नहीं लिए हैं। आज वो भाजपा के नेता हैं, मगर उन्होंने कहा है कि वो आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव रिटन दैट टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय आरएसएस की भूमिका क्या थी। और दूसरा, देवरस की किताब में ये चिट्ठियां जिसका आपने जिक्र किया, वो चिट्ठियां बाकायदा प्रकाशित हैं और हमने अपने पूर्ववर्ती एपिसोड्स में वो पत्र पढ़े भी थे। अजय जी, यह उनकी किताब थी, ये आप देख सकते हैं जी इस किताब में उन्होंने, देवरस जी ने अपनी खुद ही बात मानी है, कोई हम अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे हैं, पहली बात। अब मैं आता हूं राइट, कि उस इमरजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी और क्या हुआ, इस पर भी थोड़ी सी बात जरूरत है, क्योंकि आज के परिदृश्य में और उसमें तमाम अंतर है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई अवैध इमरजेंसी नहीं लगाई थी, कोई संविधान के खिलाफ इमरजेंसी नहीं लगाई थी। संविधान के अध्याय 18 के अनुच्छेद 352 से 60 तक जिक्र है, व्यवस्था की गई है कानून में कि इमरजेंसी कब लगाई जाएगी, क्यों लगाई जाएगी जी और वो सारी चीजें फुलफिल करती थी, जिसको लेके श्रीमती गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश में बताया भी था। अब आप सुन लीजिए, आपकी गुजरात से ही एक कारण शुरू होता है, उसके पहले मैं आ जाता हूं। आपको याद होगा जब राजे रजवाड़ों के खिलाफ श्रीमती गांधी ने एक्शन लिया और उनकी जमीनें, उनकी तमाम वो चीजें, संपत्तियां और सब जब्त करके और उन्हें इस देश के आम लोगों को देने का काम किया, तो ये राजे रजवाड़े और जमींदार ये सब एक होकर के जनता पार्टी के समर्थन में आ गए। जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया पहले थे, जब डेथ हो गई तो उसके बाद तो बात नहीं कर रहा हूं है। ये लोग जो हैं आते चले गए और उसके बाद में इन्हें आरएसएस का समर्थन था, इन्हें जो है दूसरे और जो आज भाजपा है, तब जनसंघ होती थी, उसका है, तो ये सब का समर्थन था। कांग्रेस गरीबों को जमीन दे रही थी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आ रही थी। विनोबा भावे ने खुद समझाया था जयप्रकाश नारायण को कि तुम गलत राह पे जा रहे हो, इंदिरा जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कर रही हैं और इसलिए तुम्हें साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं खड़े हुए, यह जानना बेहद जरूरी। 1950 में सीआईए ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था कांग्रेस फॉर फ्रीडम, कांग्रेस कल्चरल फ्रीडम। तो यह एक संगठन बनाया। इस संगठन का 1951 में भारत में इसकी शाखा बनाई और इसके सीआईए की, इस संस्था के हेड मरने तक भारत चैप्टर के हेड, इंडिया चैप्टर के हेड जयप्रकाश नारायण रहे। यानी जयप्रकाश नारायण सीआईए के लिए काम कर रहे थे, ये किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीआईए की संस्था के वो यहां प्रमुख थे। सीआईए ऐसे ही तो करती है, तमाम संस्थाएं बनाती है, उनके जरिए खेल करती है। और ये आप विकिपीडिया पे जाके सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा कि हो जाएगा। अब आता हूं कि जो ये तो वो लगातार उसी में जाते रहे, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़े थे, वहां से उनके पुराने संपर्क थे, उन संपर्कों के जरिए सीआईए ने उन्हें कैच किया, भारत में उन्हें जननेता के तौर पे तैयार किया।
जिससे कि उनका इस्तेमाल किया जा सके। जी पंडित नेहरू के खिलाफ आप याद करिए, लोहिया को तैयार किया गया था, आरएसएस के साथ वो मिल के खड़े थे। तो ये पूरे गेम को आप देखिए, जयप्रकाश नारायण की आरएसएस के साथ जो है मीटिंग होती है क्या कहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जिस तरीके से उनकी मीटिंग करा के और वो उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं और वो अभियान आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में लगातार दिल्ली के तमाम 5 स्टार होटल्स में जब भी वो होते हैं तो जाते हैं, तो सीआईए के लोगों से मुलाकात करते हैं। ये सारे सबूत शाह कमीशन को सौंपे गए, इसलिए बता। जी लेकिन इंदिरा गांधी में एक बड़ी चीज थी, इंदिरा गांधी ने एक चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को लिखी थी कि हमारे आपके बड़े व्यक्तिगत और वैसे रिश्ते रहे हैं, हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत कटुता नहीं है, हमने कभी आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है, तो मैं समझती हूं कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में आप मददगार बने, ना कि तोड़े। लेकिन जी उन्होंने उससे उलट किया, क्योंकि वो संचालित कहीं और से हो रहे, और ये क्रम तब और तेज बढ़ा। पहले राजे रजवाड़े, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब कहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका की इच्छा के खिलाफ पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, तो इंदिरा गांधी पे हमले बढ़ गए। आप देखिए, जो महिला पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही, उसके साथ खड़े होने की बजाय उसको खत्म कर देने का काम शुरू हो गया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय समझ लिया था, आज देखिए, यदि ईरान के पास परमाणु बम होता तो अमेरिका आज डरा हुआ रहता। लेकिन इंदिरा गांधी यह बात समझ गई थी, और इसीलिए इंदिरा गांधी ने, होमी भाभा ने जो कार्यक्रम शुरू किया था और कहा था कि हम 1980 तक भारत को परमाणु बम दे देंगे, और 1966 में वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे थे। यही बोइंग का विमान था जो आपके यहां भी विस्फोट हुआ, वही विमान जी से वो जा रहे थे और वो क्रैश किया और वो मर गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने समझ लिया था, तो उन्होंने चुपचाप इस अभियान को चलाया, और 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया। अब आप तारीख जरूर देखिएगा, पोखरण में। जी जी, उन्होंने परमाणु परीक्षण करके, बम विस्फोट करके दुनिया को बता दिया हम परमाणु संपन्न हो गए। अब आप ये देखिए, ये तारीख देखिए, इसी के 15 दिन बाद गुजरात में तत्कालीन गुजरात सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हो जाता है, भयंकर आंदोलन शुरू हो जाता है, और उसे जाके समर्थन कौन करता है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आप देखिए, लेकिन इंदिरा गांधी छात्रों का मान रखती हैं और सरकार को, अपनी सरकार को बर्खास्त करती हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देती है। यह आप देखिए, यह एक लोकतंत्र का प्रेम होता है। उधर जयप्रकाश नारायण जब देखते हैं वहां खेल अब नहीं बनेगा, तो वो गुजरात का वो आंदोलन ले आके बिहार में शुरू कर देते हैं। जस्ट 1 महीने में, पूरा 1 महीने के अंदर, और जो है बिहार में जो है वो समग्र क्रांति कह के और उसकी शुरुआत कर देते हैं। बहरहाल जी इंदिरा गांधी आगे बढ़ती हैं, और वो अगला साल आते आते जो 1975 के शुरुआती दौर में ही सिक्किम को चीन और अमेरिका के मुंह से छीन के भारत का 22वां राज्य बना देती हैं। एकदम से और बौखलाता है जब जैसे ही ये करती हैं, उसी के चंद दिनों के दौरान ही तुरंत मैनेज होता है, और जगमोहन लाल सिन्हा जो अवकाशकालीन पीठ के, मतलब सोचिए, वहां भी परमाणु विस्फोट के 1 महीने के अंदर, और यहां पर भी सिक्किम को मिलाने के 1 महीने के अंदर, वो जज आते हैं दिल्ली,
और जिनसे जयप्रकाश नारायण मिलके गए थे उन्हीं से वो मिलके जाते हैं। अवकाशकालीन पीठ रेगुलर केसेस नहीं सुनती है, चाहे किसी वकील से पूछ लीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी का केस अवकाश पीठ को दिया जाता है, लगाया जाता है और उनके चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है। उधर क्या होता है आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रे के ऊपर कातिलाना हमला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, कहा जाता है वो इंदिरा का साथ दे रहे। देश के तमाम राज्यों में तमाम विधायकों सांसदों के घरों में घुस घुस के जबरदस्ती उनसे साइन कराए जाते हैं, इस्तीफों पे मारा जाता है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो रेल मंत्री थे वो एलन मिश्रा जी ललित नारायण मिश्रा की बम मार के हत्या कर दी जाती है रेलवे स्टेशन पे। अब उसके बाद आप देखिए रेल मंत्री की हत्या हो रही, उधर जॉर्ज फर्नांडिस पूरे देश में रेल हड़ताल करा करके देश की को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तीसरा, देश के अंदर तमाम जगह हमले हो रहे होते हैं। बिहार के राज्यपाल सदन में जाके भाषण देने जाने को होते हैं तो उनको जाने से रोकने के लिए बवाल कर दिया जाता है, उन पर हमला हो जाता है। अब आप बताइए, देश की सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हो, सब कुछ हो गया हो, और इसी बीच इंदिरा गांधी के जो चुनाव को निरस्त किया था उसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णन अय्यर ने स्टे कर दिया। बाद में 7 नवंबर 1975 को वही आया कि हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह से अवैध था, गलत था। लेकिन उसके पहले जैसे ये होता है तो क्या करते हैं, तुरंत दिल्ली के रामलीला मैदान में आके यही जयप्रकाश नारायण सेना को, पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को, अफसरों को, सबको नाफरमानी के लिए कहते हैं कि आप सरकार का आदेश मत मानिए, आप ये जो है खत्म कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि आप बगावत कर दीजिए, अब इससे ज्यादा और क्या कारण होगा? फिर इमरजेंसी का प्रावधान संविधान में क्यों किया गया? इसीलिए किया गया, इंदिरा जी को इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया कि कल विद्रोह हो सकता है। इस तरह से साजिशें रच दी गई हैं, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वह रिपोर्ट के बारे में आज तक चैनल पे के टीवी टुडे चैनल पे तत्कालीन जो आईबी के हेड थे, एडिशनल डायरेक्टर थे और जो पॉलिटिकल विंग देखते थे, उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट बताई थी। तो आप ये समझिए, इस स्थिति में ला करके और फिर तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाने के सिवा कोई कारण क्या रह गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए यह प्रावधान किया गया। और अब क्या हो रहा है? अब तो कोई ऐसा कारण नहीं है, किसी ने विद्रोह नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं किया, हर अत्याचार सरकार कर रही है, बगैर इमरजेंसी लगाए कर रही है। असल में इमरजेंसी तो अब है, तब तो सिर्फ कानून के दायरे में थी। आज तो कानून, संविधान सबको ताक पर रख के, इसका उदाहरण आपके सामने एक, मैं खुद बैठा हूं, मेरे खिलाफ 3-3 मुकदमे कर दिए गए। इवन भारत के इतिहास में पहली बार सो मोटो लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में जिस तरह से कंटेम्प्ट किया गया है। अब आप सोचिए, तो इस तरह क्रिमिनल कंटेम्प्ट और ये सब करने, तो ये जवान बंद करने का है। ये तो मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूं, कल के दिन कोई मार दे तो क्या कर लेंगे, या फिर मेरा परिवार क्या करेगा? सही बात। तो हमें तो कोई न पॉलिटिकल संरक्षण है, न कोई और है, न कि वकील या कोई है, हमें तो सब कुछ खुद लड़ना है। मैं यही कह रहा हूं कि सच चूंकि दिल में है, इस देश के लिए हमारे परिवार ने किया तो हमें वो दर्द है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से किया जा रहा है, आपको परीक्षा देते वक्त परीक्षा हाल से
एनएसयूआई के अध्यक्ष को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया जाता है परीक्षा से। परीक्षा दिलाने वाला परीक्षक कह रहा है कि नहीं, आप कानूनन ऐसे नहीं घुस सकते, परीक्षा के बाद जस्ट आप ले जाइए इन्हें, लेकिन कक्ष से घुस के नहीं। लेकिन साहब कक्ष से घुस के ले जा रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इंदिरा जी के समय में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसा हो रहा है। आज आपको महिलाओं तक को रात में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब एक भी महिला को कभी रात में गिरफ्तार नहीं किया। एक भी कोई नहीं कह सकता कि किसी को बेवजह किया गया। और जो सेंसरशिप की बात कहते हैं, वो सिर्फ इतना था कि आपको एक यह चेक कराना है कि आप कहीं विद्रोह करने वाले तो नहीं वो लिख रहे हैं, इसके अलावा मनाही नहीं थी। तो झूठ बोलने में कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि आज असल में इमरजेंसी है, तब नहीं थी। जी अजय जी, आपने ये बैकग्राउंड दिया और मेरे ख्याल से कईयों की आंखें खोल दी, क्योंकि हम लोग आज तक इमरजेंसी के विरोधी रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी सेंट जेवियर्स में हमारे जो विभागाध्यक्ष थे बीएस पटेल, प्रोफेसर बीएस पटेल, वो 19 महीना जेल में थे और आरएसएस वाले छूट गए थे, क्योंकि ये किसी संगठन के साथ जुड़े नहीं थे और उनकी आवाज बंद की जा रही थी, ऐसा लग रहा था, और हम उनके समर्थन में थे। तो आरएसएस वालों को तो बेल मिल जाती थी, एबीवीपी वाले जो राजगुरु थे उनको भी बेल बहुत जल्दी मिल गई थी। तो आज की स्थिति में यही लोग, और मैं तो ये कहूंगा कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप उदाहरण दे रहा हूं। एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स पिछले 5 साल से जेल में, आज तक उनका ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही। अब आप बताइए, इमरजेंसी आज है कि तब है? नहीं मिला। आप संदीप कप्पन और वो लोग जब हाथरस की घटना हुई थी कवर करने, केरल से आए थे, कोर्ट में प्रूव हुआ कि वो कहीं कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन साहब जबरदस्ती वो 28 महीना जेल में रहे। उनका परिवार, उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, वो सब कितनी तबाही में चली गई। भीमा कोरेगांव मामले में आपने देख लिया कि किस तरह से लोगों को अवैध तरीके से जेल में रखा गया। तमाम लोग बाद में छूटे, लेकिन सालों साल जेल में रहे। यह उदाहरण बता रहा है कि इस तरह राजेंद्र माथुर जी भी जेल गए थे उस समय। राजेंद्र माथुर जी ने बाद में लिखा अपने लेख में कि हमें जेल जरूर ले जाया गया, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम यह कह सकें कि यह गलत है। हमने विरोध किया था उसका और करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा विरोध वैचारिक था, कोई वो नहीं था। लेकिन आज जब हम सच देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ जरूरत थी। तो उनके जैसा आदमी भी ये लिखता है। जी आपने शायद मोरारजी देसाई की आत्मकथा पढ़ा होगा, यानी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में, वो हमेशा इंदिरा बहन लिखते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली लिखे हैं, और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मुझे जेल में डाला ताकि मुझे आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिला। यानी वो इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार तो हुआ ही नहीं था। यानी आपने जैसे राजेंद्र माथुर जी का कहा, उसी प्रकार मोरारजी देसाई की जीवनी भी, आत्मकथा जो है वो उसी में उन्होंने स्वयं लिखा है। तो ये बातें अभी मगर जिस प्रकार से हरि भाई, इसमें एक और चीज जोड़ दें कि इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मोरारजी देसाई सीआईए एजेंट थे, लेकिन अमेरिका के ही पत्रकार ने लिखा था कि वो सीआईए एजेंट थे। मतलब मैं बड़प्पन देखिए, उन्होंने किसी को देशद्रोही नहीं बताया। आज क्या है, हर किसी को आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, सबको देशद्रोही कह दिया जाएगा। उन्होंने किसी को नहीं कहा। हाँ, बस मगर अंत में मैं ये पूछूंगा, आपसे जानना चाहूंगा
कि ऐसे माहौल में हम लोग तो बोलते रहे हैं जो भी परिणाम आए, मगर मगर आम जनता को संगठित रूप से आवाज उठाने के माध्यम क्या है? सर मुझे लगता है हर कोई अपने अपने स्तर पे अपने आमने सामने और इर्द गिर्द हो रही घटनाओं पर सिर्फ बोलना और सच कहना शुरू कर दे। तब तो इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है। लिखिए, कहिए, बताइए, सच के वीडियो शेयर कीजिए, फोटो शेयर कीजिए, सच को बताइए, सिर्फ अपने आसपास का ही बताइए। आप देखिए अभी देश में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्या है, हमारे साथ भी ज्यादती हो रही और हम बोल नहीं पा रहे। मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बताता हूं कि मेरे परिवार के ही कोई है, अफसर हैं। मैं अभी लखनऊ था तो मेरे से बात हो रही थी। वो बताने लगे मुझे कि पोस्टिंग का, सिंपल पोस्टिंग का यूपी में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लिया जा रहा है कि आपको हम सही जगह कर देंगे जहां आप चाहते हैं। जी, आवाज आवाज थोड़ी जिगजैग हो रही है आवाज। मैं कह रहा हूं कि आज ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब चीज के नाम पे पैसा, इतनी बड़ी रकम ली जा रही है। मैं कहा तो फिर ये किसको, तो उन्होंने बताया अब तो सीधे सीएम सेक्रेटरीट में ही पूरा डील होता है। अब आप सोचिए, भगवा पहने हुए बैठा यूपी का सीएम, हम कहेंगे उसे पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन साहब 1 करोड़ रुपया में डील करके आ रहे हैं। सुन के मैं अचंभित था। मैं कहा अरे बाप, अब आप सोचिए जो 1 करोड़ रुपया आपको दे के जाएगा एक पोस्टिंग के लिए, पता नहीं साल भर रहेगा कि 1.5 साल रहेगा, 2 साल रहेगा या नहीं रहेगा, 6 महीने में हटा देंगे। तो यह स्थितियां जब हो जी तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है कि देश को कहां ले आए। तो यही असली इमरजेंसी। उस समय तो सब काम टाइम पे हो रहे थे, दफ्तर टाइम पे लगते थे, जी अफसर जी टाइम जी पे आते थे, कर्मचारी टाइम पे आते थे, सबका भला हो रहा था। और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सर, अल्पसंख्यकों का तो आज हक आज मिल रहा था। आज थोड़ी आवाज के व्यवधान के बावजूद हमने काफी अच्छी चर्चा करी, बातचीत हुई, आपसे मार्गदर्शन मिला, ऐतिहासिक तथ्यों को भी उजागर किया आपने। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में। आज हम विदा लेते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं।